साथी लक्ष्मण जी ने जो जाति जनगणना के नाम पर जो किताब लिखी है, मैं समझता हूँ बहुत सारे वो लोग जो इस मुद्दे से गंभीरता से गहनता से वाकिफ भी नहीं है या उस मुद्दे को पूरी गहराई को नहीं भी समझ पाए, मैं समझता हूँ साथी लक्ष्मण जी की इस किताब को जो भी पढ़ लेगा वो जाति जनगणना के पूरे इतिहास से लेके, संघर्ष से लेके, वर्तमान से लेके और भविष्य में इस पर क्या क्या असर पड़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में निश्चित तौर पे इस छोटी सी किताब को पढ़ के पारंगत जरूर हो जाएगा। किताब के उन सभी पाठकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी आशा नहीं थी उसे आगे जा करके बहुत ज्यादा इसे स्नेह दिया है, लोगों के हाथ में किताबें पहुंची हैं। तो ये किताब जो है जो लक्ष्मण ने लिखी है वो दरअसल संविधान के उसूलों को बचाने की लड़ाई का एक हिस्सा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ और ये बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसके मूल में मनुष्यता है। लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उन विषयों को भी पढ़ना चाहते हैं जिन पर भ्रम ज्यादा हो, धारणाएं ज्यादा हो, सूचनाएं कम है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। विद्वता में हमसे बहुत ऊपर हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं, इसलिए पूरा आशीर्वाद भी देता हूँ। तो उस विमर्श को खड़ा कर पाएगी अगर ये किताब, पूरे देश में जाति संबंधी विमर्श को, जाति जनगणना को एक जन आंदोलन में तब्दील कर पाएगी, कायदे से जाति जनगणना करवा पाएगी, साजिशों को रोक पाएगी, आंकड़े आए तो उनसे पॉलिसी मेकिंग करवा करके सबका भारत बना पाएगी। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, उन सब की दिशा में अगर कुछ कर पाएगी तो शायद ये किताब लोगों के काम आएगी। तो ये किताब मेरे ख्याल में न केवल छात्रों को पढ़नी चाहिए, न केवल सामाजिक न्याय के लोगों को पढ़नी चाहिए, बल्कि जो लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो लोग नीति निर्माण करते हैं, उनको खास तौर पर इन किताबों पर और इस किताब पर गौर करना चाहिए कि कैसे सोच रहे हैं इस देश के वो लोग जिनको लगता है कि उनकी आवाज पहुंचती ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये मुकम्मल सामाजिक आर्थिक जनगणना हो, आंख मूंदने से कोई फायदा नहीं। जब यही पिछड़ों पर, दलितों पर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर, आदिवासियों पर उनके हक मारे जाते हैं तो हक मारने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, शोषण करने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, और जिनके साथ शोषण हो रहा है, शोषित हैं, उनको सब जातिवादी ठहरा देते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो मनुष्यता के पक्षधर हैं, जो न्याय के पक्षधर हैं, जो संविधान के पक्षधर हैं, उन सब के लिए ये किताब उत्सव का एक बहाना है, सेलिब्रेशन का एक बहाना है। तो इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, लोगों को गिफ्ट करिए और इन सब से ज़्यादा इस पर चर्चा करिए। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले लेखक खुद ही इस किताब के बारे में कुछ बताएं, फिर आगे वक्तागण अपनी बात रखेंगे। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से ही मैं आग्रह करता हूं कि पहले वो अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया आशीष जी। और यहाँ जाति जनगणना किताब के दूसरे संस्करण के लोकार्पण और उसके बहाने इस किताब की परिचर्चा में शामिल हमारे दोनों वरिष्ठ अतिथि, तो कहना उचित नहीं लग रहा है क्योंकि हम सब एक ही वैचारिक सफ़र के हम सफ़र हैं। हमारे अग्रज आदरणीय अली अनवर अंसारी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लंबा अनुभव पत्रकारिता का और उस वैचारिक सफ़र का भी है जिसे हम संविधान, समाजवाद और सामाजिक न्याय कहते हैं। हमारे अग्रज नवीन दा, और अभी हमारे बीच में धर्मेंद्र जी जो सांसद हैं आजमगढ़ से, जो मेरा जिला भी है और सामाजिक न्याय पर लगातार मुखर रहे हैं, वो हमारे बीच में होंगे। सबसे पहले मैं इस किताब के उन सभी पाठकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आशा की, इतनी आशा नहीं थी, उसे आगे जा करके बहुत कम वक्त में
बहुत ज़्यादा इसे स्नेह दिया है, लोगों के हाथ में किताबें पहुंची हैं और शुरुआती प्रतिक्रिया जो अभी तक मिली है वो इस बात को भरोसे में तब्दील करती है कि हमारे समाज में पढ़ने की संस्कृति अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों की कोशिशों के बावजूद लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उन विषयों को भी पढ़ना चाहते हैं जिन पर भ्रम ज़्यादा हो, धारणाएं ज़्यादा हो, सूचनाएं कम हैं। ऐसे में मेरे सामने एक चुनौती थी कि जाति जनगणना जैसा विषय, जाति जैसा विमर्श, जनगणना जैसा तकनीकी पहलू और इस जाति जनगणना की राजनीति, क्या इस पर कोई ऐसी मुकम्मल किताब बन पाएगी? क्या उसे लोग पढ़ के समझ पाएंगे और ये किताब उस वैचारिक लड़ाई में कुछ जोड़ पाएगी जो बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत बड़ी आबादी उसको लिए लड़ाई लड़ रही है? तो ये शुरुआत जब हुई इस किताब की, और इसकी भूमिका आप पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे, इस किताब की शुरुआत उन संघर्षों से हुई थी जो पिछले 10 साल में हमने जाति जनगणना जैसे विषय पर दिल्ली की सड़कों में और उसके बाद पूरे देश में इस पर लिखते, पढ़ते, बोलते इसकी कमी को महसूस किया कि इतना जरूरी विषय देश का और उस पर कायदे से सामग्री नहीं है। लेख हैं, भाषण है, कुछ किताबें हैं, लेकिन मुकम्मल ढंग से इस पर वो कहानी नहीं कही गई जिससे एक सामान्य व्यक्ति समझ बना ले कि जाति जनगणना है क्या। और उसके बाद मेरे मन में था कि मैं इस तरह का कोई काम अगर कर पाया तो जरूर करूंगा। और उसी बीच में 2 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह तय किया कि वो मुझे मेरी सेवा से मुक्ति दे रहे हैं। उन्होंने नौकरी छीनी तो पहली किताब जो आई प्रोफेसर की डायरी, वो तो उस कहानी को कहती है जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है और उसके भी प्रकाशक अनबाउंड प्रकाशन ही थे, उसे भी लोगों ने सराहा। लेकिन वो जो पिछला 2 साल बीता मेरा, वो इस सफर में बीता कि 10 साल में जिस वैचारिक संघर्ष को हमने करने की कोशिश की है उसके लिए कुछ कलम पकड़ी जाए और कुछ लिखा जाए। तो पिछले 2 साल का संघर्ष इस किताब के बनने का है। शुरुआत थी कि कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ और लोगों की बातों को शामिल करेंगे, लेकिन अली अनवर साहब बैठे हुए, हमारी और आपकी बात भी हुई थी। मैंने ऐसे कई लेख जो उस समय में मुझे मिले थे अलग अलग विचार के, जैसे पसमानदा आंदोलन इस पूरे सवाल को कैसे देखता है, जाति के सवाल को, जनगणना के सवाल को, वैसे ही अति पिछड़ा समाज का जो पूरा संघर्ष है वो इससे कैसे जुड़ता है, बाकी पिछड़ी जातियां, दलित जातियों का संघर्ष क्या है। तो वो किताब बनने किसी और रूप में वाली थी, लेकिन बनते बनते ये अपने आप में एक मुकम्मल किताब बन गई। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया भी कहता हूं जिनका विचार, जिनका साथ इस किताब को यहां तक पहुंचाया है। और फिलहाल इससे ज्यादा मुझे अभी कुछ नहीं कहना, ये मंच मेरे कहने का नहीं है, ये हमें अपने वक्ता साथियों को सुनने का है। और फिलहाल आखिर में केवल इतना कि ऐसे विषय पर जिस समय यह दावा किया जा रहा था कि धर्म पूछा जाति नहीं, और जाति संबंधी हर विमर्श को यह कहकर खारिज किया जा रहा था कि जाति पूछने से जातिवाद बढ़ता है। यानी अगर डॉक्टर के पास गए अपना स्कैन कराने, जांच कराने, तो बीमारी बढ़ सकती है, जबकि हकीकत यह थी कि पहले बीमारी का स्कैन होकर पता तो चले। यानी बीमारी छिपाई जा रही थी और बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब और अमीर, ये जात की बात करने वाले तो बांटने वाले हैं, जातिवादी हैं। ऐसे माहौल में अचानक और आतंकी हमला हो रहा है, फिर घोषणा हो रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ऐसे में मैंने ये किताब के लिए और तैयारी की कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश तो नहीं, या उस सामाजिक आंदोलन का जो सैकड़ों वर्षों का है उसका दबाव कामयाब हो गया। इस तरह के कई सवालों, साजिशों और संभावनाओं का एक दस्तावेज हमने तैयार किया है जो मुकम्मल नहीं है। अभी इस तरह की लिखने लगे तो कई किताबें कम पड़ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुझसे रह गया इस कारवां में और आगे लोग बात करेंगे तो जुड़ेगा, तो उस विमर्श को खड़ा कर पाएगी अगर ये किताब पूरे देश में जाति संबंधी विमर्श को, जाति जनगणना को एक जन आंदोलन में तब्दील कर पाएगी, कायदे से जाति जनगणना करवा पाएगी
साजिशों को रोक पाएगी, आंकड़े आए तो उनसे पॉलिसी मेकिंग करवा करके सबका भारत बना पाएगी। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, उन सब की दिशा में अगर कुछ कर पाएगी तो शायद ये किताब लोगों के काम आएगी। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसके कंटेंट पर बात करें और इसके जरिए समाज के बीच एक विमर्श को ले जाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रकाशक का, अपने संपादक का, अलिन जी और आशीष जी का, कि उन्होंने इस विपरीत माहौल में भी ऐसी किताब पब्लिश करने का जोखिम उठाया है और आपके भरोसे उठाया और आप इसे प्रेम दे रहे हैं। इस प्रेम को कायम रखिएगा, हम लगातार संवाद में रहेंगे। फिर आज इतना ही, हम अपने बाकी साथियों को सुनेंगे। आप सबका शुक्रिया। यादव जी, इनमें से ज्यादातर लोग नवीन कुमार जी को पहचानते होंगे तब से भी, जब वो चैनल पे थे और वहां से ललकारते थे, और अब जब आर्टिकल 19 पर लोकतंत्र और आम जन के हक हुकूक के पक्ष में अपनी बात रखते हैं और लगातार एक योद्धा की तरह सत्ता के सामने खड़े हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर और इस किताब पर अपनी बात रखें। नवीन कुमार। शुक्रिया आशीष। सबसे पहले तो लक्ष्मण को इस बात के लिए बधाई कि उसने सोचा और ये सोचने की गुस्ताखी की कि जाति की बात तो करनी पड़ेगी, और जब हम लोग जाति की बात करते हैं तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। जाति अपने आप में कोई हवाई चीज़ नहीं है। जब 2 दिन पहले भी एक पिछड़े आदमी की चुटिया उखाड़ दी गई कि आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रह्मा से कनेक्शन है वो आपका नहीं हो सकता है, तो ऐसे अंतरिक्ष विज्ञान के दौर में कम से कम हम लोग ज़मीन की बात तो कर ही सकते हैं। यहाँ मुझे एक घटना याद आती है। 2010 में मैं अमेरिका गया था। वहाँ वाशिंगटन में एक म्यूज़ियम है, स्मिथसोनियन म्यूज़ियम। वो वाशिंगटन का इकलौता म्यूज़ियम है जो मुफ्त में देख सकते हैं, और वो इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि अगर उसको ठीक से देखा जाए तो 15 दिन लगेंगे। तो वहाँ एक दड़बे के पास मेरी निगाह गई और वो सुअर का एक बाड़ा था, और उसके पास ही एक छोटा सा घर था जो उस दड़बे से छोटा था, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि अमेरिकी इतिहास इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे यहाँ कालों के घर सुअरों के घर से छोटे हुआ करते थे। हम इसके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं और इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका ने, जहाँ हम मानते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती होगी, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कास्ट है, जिसको हम लोग रेस के नाम से जानते हैं। वो दरअसल एक कास्ट थ्योरी वहाँ पूरी है। इजाबेला विल्कर्सन ने उस पर पूरी किताब लिखी। तो वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, और तब जाकर हम वहाँ से आगे बढ़े। अमेरिका के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको न्याय की बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद पूरा एक आंदोलन खड़ा होता है। अभी हम वहाँ खड़े हैं जहाँ इस देश के लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जाति एग्जिस्ट कर रही है, और उससे ज़्यादा जाति के आधार पर शोषण एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब तक कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जाति है और जाति के आधार पर शोषण है, तब तक हम लोग शायद अनकॉन्शियस माइंड में संविधान को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये किताब जो है, जो लक्ष्मण ने लिखी है, वो दरअसल संविधान के उसूलों को बचाने की लड़ाई का एक हिस्सा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, और ये बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसके मूल में मनुष्यता है। तो लक्ष्मण को इस बात के लिए खास तौर पर साधुवाद देना बनता है कि उसने बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने के बाद ही, लेकिन तफसील से बैठकर इत्मीनान से इस बात पर सोचना शुरू किया कि वो सबसे बुनियादी वजह जिसके कारण भारत के समाज में सबसे ज़्यादा शोषण है, सबसे ज़्यादा गैर बराबरी है,
सबसे ज्यादा अमानुषता है वो जाति है, और उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप जाति की बात करते हैं, वैसे ही फिर सबसे जो बुनियादी सवाल उठता है वो ये उठता है कि कौन कितना है, किसका हिस्सा कौन खा रहा है। क्योंकि एक मिथ फैलाया गया है पिछले बहुत सारे वर्षों में, और यह मिथ उस संख्या के आधार पर है जिसमें यह कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग का हिस्सा ये 2-3 तबके के लोग खा जा रहे हैं, जिसमें यह फैलाया जाता है कि क्रीमी लेयर की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें यह फैलाया जाता है कि दलितों के इस तबके का हिस्सा ये 3 जातियां खा जाती हैं। यही आदिवासियों के साथ है। लेकिन जब बिहार में तफसील से जातीय सर्वे हुआ, जो इस देश का आज़ादी के बाद पहला विस्तृत जातीय सर्वे है, जब उसका डेटा सामने आया तब लोगों को पता चला कि यह सब फर्जीवाड़ा है। तो बिहार जो एक बहुत छोटा हिस्सा है इस देश का, अगर उसके सर्वे से इतनी सारी बातें निकलकर आ सकती हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी का जो झगड़ा चल रहा है, क्या वो जातीय संघर्ष नहीं है? जिस तरीके से असम में मियाँ तबके के खिलाफ लड़ाई चल रही है, बांग्लादेशी के नाम पर लड़ाई चल रही है, पश्चिम बंगाल में एक लड़ाई चल रही है मतुआ समुदाय के नाम पर, ये कैसे पता चलेगा कि किसकी लड़ाई कितनी जरूरी है और किसकी लड़ाई प्राथमिकता में आनी चाहिए? तो ये किताब उसकी पहल करती है ये समझने की कि मोर्चे की तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो ये किताब मेरे ख्याल में न केवल छात्रों को पढ़नी चाहिए, न केवल सामाजिक न्याय के लोगों को पढ़नी चाहिए, बल्कि जो लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो लोग नीति निर्माण करते हैं, उनको खास तौर पर इन किताबों पर और इस किताब पर गौर करना चाहिए कि कैसे सोच रहे हैं इस देश के वो लोग जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है। मैं तो मीडिया का स्टूडेंट हूँ, बहुत साल मैंने टेलीविज़न में काम किया, और एक आज को छोड़कर देश का कोई ऐसा बड़ा हिंदी का टेलीविज़न चैनल नहीं है जहां मैंने काम ना किया हो। और वहां मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि टेलीविज़न के जो चैनल हैं वो जातीय गिरोह हैं, वो गिरोह की तरह काम करते हैं, वो न्यूज़ मीडियम की तरह काम ही नहीं करते हैं। तो अब ये समझ में तो आए कि अगर हिस्सेदारी की बात होगी, और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो समझदारी की बात होगी। बिना आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिना हिस्सेदारी की बात किए आप समझदारी की बात कर लें, तो ये होने वाला नहीं है। तो ये जाति जनगणना नाम की जो किताब है, इसमें वो बारीकियां तो हैं ही जिनसे हमको ये समझ बनाने में मदद मिलती है कि पेंच कहाँ है, वो मिथ, वो भ्रम क्या फैलाए गए हैं। अली अनवर साहब ने लिखी थी किताब पसमानदा महाज पर, और उसको जाति से जोड़ते हुए, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद ये जाति जनगणना जो एक विस्तृत फलक पर बात करती है, तो कम से कम जो अच्छी बात है वो ये है कि खुलकर बात हो रही है। लेकिन इससे पहले तो हम लोग यही समझते थे कि जाति जनगणना का मतलब कुछ जातीय समारोह और जातीय सम्मेलन होते हैं, और उसके आधार पर हम मान लेते थे कि ऐसे ऐसे गिनती हो जाती थी, सम्मेलन में लोग गिनती कर लेते थे, और जो जितना बता देता था उतनी गिनती हो जाती थी। बिहार में जब जातीय सर्वे हुआ तो पता चला कि किसकी वास्तविक कितनी तादाद है, और इससे आप देखिए कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। उसका पॉलिटिकल कल्मिनेशन बहुत भयानक ढंग से हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस दिन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जिस दिन हो जाएगा, राजस्थान में जिस दिन हो जाएगा, उस दिन समझिए कि लाल कालीन के नीचे से जो बजबजाहट निकलेगी उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं, मेरी चिंता ये भी है। तो लक्ष्मण ने बहुत हिम्मत करके, बहुत साफगोई के साथ, बहुत समझदारी के साथ और एक इंटेलेक्चुअल डेटा इनपुट के साथ एक मुकम्मल किताब लिखी है। इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और इस पर बहस की जानी चाहिए। गांव में, चौराहों पर, लोगों के बीच, आम जनों के बीच जो एक सबसे बड़ा भ्रम है जाति जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं, वो उसमें ये कहा जाता है कि जाति जनगणना की बात करने वाले लोग दरअसल कुछ जातियों के विरोधी हैं। ये निहायत बकवास बात है। इससे झूठी, इससे फर्जी, इससे मनगढ़ंत बात कोई हो नहीं सकती। हम केवल इतना कह रहे हैं कि अगर सचमुच में
हम लोग मानवता के पक्ष में खड़े हैं, हम लोग बराबरी के पक्ष में खड़े हैं, हम लोग न्याय के पक्ष में खड़े हैं, हम लोग संविधान की व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं, तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि गिनती करो। इस देश में अगर गाय की गिनती हो सकती है, भेड़ों की गिनती हो सकती है। अभी 2 साल पहले पता चला कि हाथियों की संख्या कम हो गई है, उसको लेकर बहुत बवाल मचा। चीतों की संख्या की जब गिनती हुई तो पता चला नामीबिया से चीते मंगाए गए बढ़ाने के लिए। तो हमारी चिंता ये है कि किस जानवर की संख्या कम हो जा रही है और कैसे उसको बढ़ाया जाना चाहिए, और उसके अधिकार पर बात हो रही है। आपने सुना होगा बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के अधिकार पर बड़ी लंबी चर्चा हो रही है। देश के सबसे बड़े वकील लड़ रहे हैं कि कुत्तों का अधिकार कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो एक जज साहब ने कहा कि हमने आज तक 14 साल के करियर में इंसानों के अधिकार पर इतनी लंबी और इतनी तफसील से बहस नहीं सुनी। ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह बात आ गई है कि इंसानों के हक से ज्यादा कुत्तों के हक की बात इस देश की सबसे ऊंची अदालत में, इस देश के सबसे ऊंचे वकील, इस देश के सबसे ऊंचे जजों के सामने कर रहे हैं, तो हम लोग तो सबसे नीचे धंसे हुए, धरती से नीचे धंसे हुए लोगों की बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो केवल इतनी है कि वो धरती से ऊपर तो नजर आए, उनके अस्तित्व को हम लोग गिने तो सही, हम लोग ये माने तो सही कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तब हम लोग तय करेंगे कि वो किस हालत में है, कैसे हैं, और उनके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है और उसकी तरतीब क्या बननी चाहिए। तो एक बार फिर से लक्ष्मण को बहुत बहुत बधाई इस हिम्मत के लिए, इस साफगोई के लिए, इस समझ के लिए। आशीष को बहुत बहुत बधाई इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, इतना खूबसूरत कवर बनाने के लिए, और इतनी जल्दी, क्योंकि मैं इस किताब का साझेदार रहा हूँ बहुत शुरू से, इतनी जितनी जल्दी इस किताब के प्रोडक्शन में इसमें तन्मयता के साथ लगा गया है, वो वाकई काबिले तारीफ, और इसके लिए अलिंद को बधाई दी जानी चाहिए। तो पूरी टीम को अनबाउंड की बधाई, और लक्ष्मण को खास तौर पर, सामूहिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो मनुष्यता के पक्षधर हैं, जो न्याय के पक्षधर हैं, जो संविधान के पक्षधर हैं, उन सब के लिए ये किताब उत्सव का एक बहाना है, सेलिब्रेशन का एक बहाना है। तो इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, लोगों को गिफ्ट करिए, और इन सब से ज्यादा इस पर चर्चा करिए। शुक्रिया नवीन कुमार जी। असल में किसी भी देश में, समाज में कोई किताब सिर्फ चंद पन्नों को नाश कर देना नहीं है, वो इंसानियत में जोड़ती है हर किताब, बल्कि हमारे मानसिक भूगोल में कोई और भूगोल जोड़ती है, कोई और हिस्सा जोड़ती है। आप जानते हैं कि इस्लाम के भीतर ये मान्यता है कि यहाँ हर इंसान बराबर है, और खास तौर से ये बात बार बार दोहराई जाती है कि इस्लाम में, मुसलमानों में जाति जैसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं का मसला है, सिर्फ हिंदुओं में जातियां होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे समाज की सच्चाई यह है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें जातियां ना हो, और इस देश को, इस समाज को जाति छोड़कर आप समझ ही नहीं सकते। न सिर्फ यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को, बल्कि यहाँ की नैतिकता, यहाँ की भाषा और यहाँ के सौंदर्य बोध को भी आप जात से अलग करके नहीं देख सकते। आप अपने मुहावरे याद कीजिए, कहावतें, खेत खाए गदहा, मारा जाए जुलहा। कितने मुहावरे और जो है कितनी कहावतें हैं। भले ही इसे मजाक में कहा गया हो, किसी जुलाहे का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन असल सच्चाई यही है, इस्लाम के भीतर, मुसलमानों के भीतर काम करने वाले हिस्से कोई और हैं और उसका मजा लूटने वाले कोई और हैं। ये संघर्ष कोई नया नहीं है। आजादी के आंदोलन के साथ ही मुसलमानों के भीतर जो असमानता थी उसे लेकर लड़ने वाले लोग खड़े हुए। जब वो खड़े हुए तो बार बार कहा गया कि नहीं, इससे जो है मुसलमानों में टूट पड़ेगी, इससे इस्लाम टूट जाएगा। मानो इस्लाम को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ उसके कामगार हिस्से को, उसके गरीब गुरबा लोगों की,
दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, चाकू कह रहा है कि हम मेरे ऊपर अपना हाथ रगड़ो। उसी तरह से मुसलमानों के भीतर के गरीब गुरबा लोगों से ये कहा जाता है कि अपना हक छोड़ो और हक छोड़कर इस्लाम को मत छोड़ो। इस पूरी बहस को राजनीति और फिर सामाजिक राजनीतिक विमर्श में लाने की जिन लोगों ने भूमिका निभाई, उसमें अली अकबर अंसारी साहब का नाम सबसे आगे गिने जाने वाले लोगों में है। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विषय पर और जाति जनगणना के मसले पर अपनी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने मेरे काम को एक हद तक आसान कर दिया। धन्यवाद सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को बधाई कि इनकी जो पहली पुस्तक प्रोफेसर की डायरी बेस्ट सेलर हुई, ये दूसरी भी हम समझते हैं कि बेस्ट सेलर हो गई होगी। हाँ है अभी आज की तारीख में है, तो इसके लिए बधाई आपको। नवीन जी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य इसमें जोड़ा और उसमें पसमानदा आंदोलन की जो भूमिका है उसको भी रेखांकित किया, तो इसके लिए शुक्रिया। लक्ष्मण जी की ये जो किताब है जाति जनगणना पर, बहुत ही समय से आई है, मौजूद है विषय। अभी आप जानते हैं सरकार ने शुरू किया है, वो जाति जनगणना नहीं बोल रही है। अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको जाति जनगणना कहने से परहेज है, वो सिर्फ जनगणना कर रही है और उसकी अभी मकानों की गिनती वगैरह शुरू होने वाली है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना जिनके हित में है, या यूं कहिए कि देश के बहुजन के हित में है और देश के हित में है ये चीज। आम जनता के लिए विकास की योजनाएं बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए, वो ऐसे ही अटकरे पर 150 चल रहा है, सदियों से चल रहा है। तो इसको एक बुनियादी आधार मिलेगा। सरकार नवीन जी ने अभी बिहार के जनगणना की बात की। परमिंदर मिलेंगे, परमिंदर। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जो जनगणना की जो हम लोगों की परिकल्पना है, हम लोगों की जो मांग है, वो सिर्फ जातियों की गिनती की नहीं है। इससे बात बनने वाली नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये मुकम्मल सामाजिक आर्थिक जनगणना हो। लैंड किसके पास है, बड़े बड़े सरकारी ठेके किनको मिलता है, 5A सरकार की बड़ी नौकरियों में से लेकर के 4th ग्रेड तक किस जाति के कितने लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं, IAS IPS कितने हैं, ये सारी चीजों की गिनती होनी चाहिए। और हमको लगता है कि लक्ष्मण जी के साथ हम लोगों ने, हम समझते हैं पिछले 1.5-2 साल से इसको लेकर के, कम से कम मैं इनके साथ बिहार में तो रहा, कई जगह हम लोग गए और इस सवाल को, नवीन जी भी गए भागलपुर जिले में, एक बार मुलाकात हुई वहाँ,
तो जिसको भी समय मिला या जिसको भी लोगों ने याद किया, वो लोग जुटे और इसके महत्व पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। जाति जनगणना की बात मुसलमानों के संदर्भ में आशीष जी ने की, ये इसको सितम जरीफी ही कहा जाएगा, विडंबना ही, कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पार्टियां हैं खास करके, वो इससे पता नहीं क्यों परहेज करती हैं। हमने बराबर कहा है कि अगर गज हारना कबूल नहीं है तो थान हारना पड़ेगा। अगर अभी भी लोगों ने नहीं कबूल किया, अरे भाई पसमानदा नाम से क्या परहेज है? उर्दू फारसी का शब्द है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी पिछड़ा है, दलित है, जिसकी हकमारी हुई है, उसको अगर हम अपनी जुबान उर्दू फारसी में बात करेंगे तो उसको पसमानदा कहेंगे। लेकिन पसमानदा कहने से परहेज करते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में जो मुस्लिम समाज है उसको मोनोलिथ और होमोजेनस वो मानते हैं, एक रूप समाज मानते हैं। तो हमने और सभी साथियों ने, नवीन जी को मैं बराबर सुनता हूँ, लक्ष्मण जी को सुनता हूँ, जहाँ भी ये लोग जाते हैं, और हम इन लोगों के प्रति कृतज्ञ भी हैं कि जहाँ भी बात होती है हिंदू समाज की व्याधियों की, बीमारियों की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, तो उसमें पसमानदा की भी ये लोग बात करते हैं। बहुत जगह हम नहीं देखे तो कहीं ना कहीं बिहार के और दूसरे देश के कोने से कोई ना कोई फोन करता है कि नवीन जी का हमने सुना, लक्ष्मण जी का हमने सुना, वो भी पसमानदा की बात कर रहे हैं। मीडिया के लोग भी धीरे धीरे, जो लोग हैं खास करके प्रोग्रेसिव लोग, वो इस बात को समझ गए हैं और इस शब्द को बोलते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों को आपस में लड़ाने और बांटने और अपने तरफ खींचने के लिए, अपने पाले में ले जाने के लिए। आप जानते हैं ये सरकार ने नारा दिया कि हम मुस्लिम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, बल्कि मैं ये कहूं उनके लिए हम स्नेह यात्रा निकालेंगे। मोदी जी ने हैदराबाद में 3 साल पहले कहा, फिर दिल्ली में आकर के सीईसी के मीटिंग में उन्होंने कहा, फिर उसके बाद आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजाते वो दोनों बार तो वो बोले, तो वो उनके इंटरनल मीटिंग थी, इंडोर मीटिंग थी, सीईसी की बैठक में बोला। लेकिन वो भोपाल में उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने इस बात को बोला ही नहीं, गिनाया जातियों का नाम। और हमको लगा कि मोदी जी तो टेलीप्रिंटर पर बोलते हैं, हमारी किताब जो मसावात की जंग है उसी सीक्वेंस में उनका भाषण तैयार करके उनको थमा दिया। तो उन्होंने भटियारा भी कहा, हाँ, उन्होंने हलालखोर भी कहा, उन्होंने धोबी भी कहा। आशीष जी ने जुलाहों के बारे में कहा एक कहावत ये भी है
कि कोदो मड़ुआ अन्न नहीं और जुल्हा धनिया जन्न नहीं। जुल्हा दुनिया की जन में गिनती नहीं है। जो अति पिछड़े की आबादी बिहार में आई है अभी संख्या, तो इसमें अकेले सबसे बड़ी जाति जो आई है हिंदू और मुसलमान मिला करके अति पिछड़ा में, वो जुलाहों की है। 46 लाख उनकी आबादी है। जबकि हम लोगों का मानना है और हम लोगों की सूचना है कि अभी हम लोग इतना प्रचार किए हैं। हाँ ठीक, धर्मेंद्र जी आ गए। माननीय सांसद आइए। यादव जी आज आइए। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो हमको खुशी है कि धर्मेंद्र यादव जी संसद से लेकर के सड़क तक हम लोग 12 साल लड़ते रहे हैं। और जब हमको लक्ष्मण जी ने कहा कि आप आ रहे हैं तो तबीयत थोड़ी नासाज थी, तब भी मैं आया। थैंक यू सर। और इनसे लेकिन गुजारिश है कि देखिए, जो समाजवादी धारा की जो पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय की जो बात करती रही हैं, आज से नहीं सैकड़ों सालों से लोहिया की जो विरासत को लेकर के आगे चलती हैं, उन लोगों को भी मुसलमानों में पसमानदा तबकों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आंख मूंदने से कोई फायदा नहीं, किसी एक पार्ट की बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि 18 दिसंबर 2009 को इसी को कहकर खत्म करेंगे, ये बोलेंगे क्योंकि लक्ष्मण जी का है, हम लोग 10 मिनट नहीं बोलेंगे, मैंने पूरा समय। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 11 में जनगणना होने वाली थी, तो 2009 में 18 दिसंबर को हमने राज्यसभा में जाति जनगणना कराने की मांग उठाई। लेकिन मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं कि एक भी पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर मेंबर ने, पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, अति पिछड़े भी थे, एक आदमी ने भी हमारी मांग का समर्थन नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया। तो कुछ लड़के राजनारायण वगैरह हमसे मिलते थे, और भी कुछ लड़के, मैं जाकर के शरद यादव जी से कहा कि एक मुसलमान होकर के इस सवाल उठा रहा है और आप लोग क्यों नहीं इसमें कूदते हैं, बड़े नेता हैं, आप जब उठाइएगा तो वो एक समन्वित ढंग से उठाइएगा तो वो देश की आवाज बनेगी। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी लोकसभा के सदस्य थे, माननीय शरद यादव जी भी थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके उठाया, और तब कांग्रेस के अंदर से भी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन लोगों ने उनका समर्थन किया। यहाँ तक कि बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता गोपीनाथ मुंडे थे, उन्होंने भी समर्थन किया। यूपीए 2 की सरकार थी, उसने मान लिया, लेकिन उसमें हो गया फिर भीतरघात हो गया और उसका कोई आंकड़ा नहीं आया। ठीक उसी तरह से हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि 31 में जनगणना हुई थी, 1931 में लास्ट नहीं, 1941 में भी एक जनगणना हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, इसीलिए उसके आंकड़े नहीं आ सके। यहाँ कौन सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा भाई, नहीं आए। हम लोग ये जानते हैं, एक आदमी, एक नेता का नाम जानते हैं, पेच लगाने वाले, सत्तारूढ़ दल के ही ज्यादा लोग थे। लेकिन राहुल गांधी ने 140 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने, राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया और ये इस पर एक आम सहमति पूरे देश में देखने को मिली।
यही बात उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी ने उठाई, यही बात तमिलनाडु से, झारखंड से, कई राज्यों ने कही। तो ये हुआ है, लेकिन इसमें देखना है कि ये जो जनगणना होने वाली है भाई, SIR हुआ और जिसमें तुम्बा फेरी और जिसमें काट छांट हुआ है, बेईमानी हुई है। अब तो सबसे ज्यादा आंकड़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश का ही। उसी तरह से इस जाति जनगणना में भी बेईमानी नहीं हो, उसके लिए हम लोगों को सजग रहना है और अपने लोगों को सजग करना है। हमने देखा बिहार में कि कई जुलाहे अपने नाम के साथ शेख लगा लेते हैं, कई धुने शेख लगा लेते हैं। हलालखोर, भंगी नट, जाति अपना छिपाने के लिए, ऊंची जात बनने के लिए ये प्रवृत्ति देखी गई। इस जनगणना में जो बिहार की जनगणना हुई है, उसी तरह से ये हिंदू समाज में भी पहले जात छिपाने की प्रवृत्ति थी। इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन बहुत समाजवादियों का आंदोलन हुआ है इस देश में, तो वो धीरे धीरे कम हुई है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये बीमारी है। तो यही बात कह करके हम अपनी बात खत्म करते हैं और आप धर्मेंद्र जी को सुनने के लिए लालायित हैं और आप ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक पक्ष है पसमानदा का पक्ष, जिसे हमेशा किसी भी सामाजिक बहस में आना ही चाहिए, उसे जुड़ना ही चाहिए। बिना उसे जोड़े कोई मुकम्मल समझ नहीं बनेगी हमारे समाज के बारे में। आप जानते हैं कि ये जाति जनगणना का निर्णय लिया गया, सब जगह जाना चाहिए ना भाई। सरकार ने इसे जिस तरह से माना, ये शून्य में नहीं हुआ। इसके लिए लंबा संघर्ष है, दशकों का संघर्ष है। और हम भूल गए थे 1.5 सालों में इस तरह यह एक राजनीतिक मसला बना। थैंक यू सर। उसमें बहुत सी पार्टियों का योगदान है। उसमें धर्मेंद्र यादव जैसे लोगों ने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी, जमीन पर लड़ाई लड़ी, तब सरकार ये मांग मांगने को मजबूर हुई। मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि अनबाउंड के स्टॉल पर माननीय सांसद जी हैं और इस किताब पर बोल रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि इस किताब पर और इस विषय पर अपनी बात रखें। माननीय सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जातिगत जनगणना के लेखक और हमारे कितनी लाद देंगे भाई साथी डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जिनके साथ कई बार और कई जगह आदरणीय शरद जी के नेतृत्व में जब साझी विरासत के कार्यक्रम चल रहे थे, तो देश के अलग अलग इलाकों में मुझे जिनके साथ जाने का भी मौका मिला, जिनका सानिध्य भी मिला। बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अनवर साहब, आर्टिकल 19 के नाम से जो चैनल मैं समझता हूँ लोग ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं, उसके हमारे संपादक साथी नवीन कुमार जी और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, सबसे पहले इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के तकरीबन 60% 65% लोग ऐसे हैं जिनके दिल में, दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हम लोग क्या हैं, हमारी तादाद क्या है, आखिर इस देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारे हक और अधिकार और हमारे बारे में जो शासन और सत्ताएं नीतियां बना रहे हैं, उन नीतियों को बनाने का आखिर आधार क्या है। और इस बात को लेके जैसा अनवर साहब ने कहा, नवीन जी को मैं नहीं सुन पाया, मैं विलम्ब से आया, ये ज़रूरी है कि जब तक जाति आंकड़े सामने नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूँ जो नीतियाँ और कार्यक्रम बन रही वो अंधेरे में तीर चलाने जैसी हैं।
और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अली अनवर साहब ने किया। 2011 की जातीय जनगणना की जब शुरुआत शुरू हुई थी, तो हो सकता है अनवर साहब आपने राज्यसभा से इस बात को शुरू किया हो, चूँकि मैं लोकसभा में था, मुझे उस बात का एहसास नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का एहसास ज़रूर है कि लोकसभा में रहते हुए श्रद्धेय नेताजी ने, श्रद्धेय शरद जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और ये तीनों ही नेताओं की तिगड़ी ने जो देश के अंदर जातीय जनगणना को लेकर 2011 में एक अलग जगाने का काम किया था, और मैं समझता हूँ पूरे देश में अब तक सबसे ज़्यादा, शायद या उस समय तक सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना की अगर मांग और मुद्दा कभी बनाता तो उसी समय हमारे इन महान नेताओं के मेहनत से, इनके लगा सजगता से, या इनके उस समय इस मुद्दे के प्रति जो संवेदनशीलता थी, उस वजह से ही देश के अंदर जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दे के तौर पे खड़ा हुआ। और सही कह रहे हैं आदरणीय अली अनवर साहब कि उस समय जहां हमारे ये तीनों नेता जातीय जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इनके संघर्ष के प्रभाव और दबाव में आकर जो लोग परंपरागत तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ थे, पिछड़ों के हक और अधिकारों के खिलाफ थे, जिन दलों के देखरेख में, नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण पिछड़ों के साथ आज़ादी से लेके अब तक जो सौतेले व्यवहार हुए, वो दल भी बढ़ चढ़ के बयानबाजी जातीय जनगणना के पक्ष में कर रहे थे। और मैं अब तक मैं समझता हूँ 15 साल पहले रह लिया, लगभग 1.5 से 2 साल अब हो रहे हैं, लगभग मेरा संसदीय जीवन हो गया है 17 साल का। मैंने उस समय तक या अब तक जितना एक मत सदन को जातीय जनगणना पे देखा, उस बहस और चर्चा में देखा, वो आदरणीय अनवर साहब अभी तक कभी मुझे देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए, जहां देखने में पूरा सदन एक दिख रहा था, एक भी सदस्य उसकी खिलाफत में नहीं था, तो क्या कारण है? जब कोई खिलाफ में नहीं है तब भी जातीय जनगणना नहीं हुई। मैं साथी लक्ष्मण जी के दिए हुए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं समझता हूँ देश के विद्वान लोगों के बीच मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहाँ देखने में एक तरफा समर्थन मिल रहा हो जातीय जनगणना को, वहीं सोचिए तिकड़म कैसी हुई कि जहाँ 2011 में आंकड़े आ जाने चाहिए थे, आज हम और आप सब बहस कर रहे हैं 26 में। उस समय की जो अलग जगाई थी, हालांकि समाजवादियों का और पुराना इतिहास है पिछड़ों को लेकर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था, सन सोपाने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा आज से नहीं, 60 के दशक से, 50 के दशक से, 50 के लास्ट के दशक से, जब लोहिया जी सदन में हुआ करते थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कमान थामी, और समाजवादी लोग लगातार इस बात को लेके चले। आगे आते आते जब से नेताजी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के मुख्य धारा में पहुंचे, तो उन्होंने इस बात को लगातार अलग को जगाने का काम किया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से चला, बिहार में माननीय लालू जी से लेके शरद जी तक ने, और चलाई है। लेकिन आप सोचिए, मंथन का समय ये है कि दुर्भाग्य देखिए, आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की आबादी का सबसे बड़ा बहुमत का वर्ग जो है, वो वर्ग आज तक ये हक और अधिकार नहीं ले पाया कि आखिर वो संख्या की तादाद में कितने हैं। नीति कार्यक्रम बने, सरकार की योजनाएं बने, सरकार का बजट खर्च हो, तो उस बजट के ऊपर, उन योजनाओं के ऊपर उनका क्या हक बनता है, आज तक इसका आकलन नहीं कर पाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ, जिस तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक उदाहरण पेश किया है पीड़ित परिवार को एक करने का, जहां हम बात केवल पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या हक और न्याय या जनगणना या उनके आने वाले आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक फार्मूला दिया है, जिसमें हमारे दलित भाइयों को मान दिलाना है, सम्मान दिलाना है, हक दिलाना है, अधिकार दिलाना है, न्याय दिलाना है, वहीं हमारे पिछड़े भाइयों के साथ भी यही होना, और हमारे
जो अल्पसंख्यक भाई हैं, विशेषकर मुसलमान भाइयों के साथ जो नफरत भरी राजनीति देश और उत्तर प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, या जो लोग दिखाते हैं नक्शे में कि भारत के अधिकांश राज्यों में जिनकी सत्ताएं हैं वो सारी सत्ताएं अगर किसी का शोषण कर रही हैं तो हमारे पिछड़े भाइयों का कर रही हैं, हमारे दलित भाइयों का कर रही हैं, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के तो और ज़्यादा दुर्दशा कर दी कि उनके प्रति तो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। अनवर साहब, ऐसे में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फार्मूला निकाला पीडीए का, इस पीडीए के माध्यम से उन्होंने दिया उसको नाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उस पीडीए के फार्मूले के, माननीय अखिलेश जी के फार्मूले को जो समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, वो समर्थन ने जरूर आज के सत्ताधारियों को हिलाने का भी काम किया है, सोचने पर भी मजबूर किया है। अभी पिछले सत्र में ही चर्चा हो रही थी सप्लीमेंट्री बजट पे अनवर साहब, तो मैंने कहा कि माननीय अखिलेश जी के दबाव में, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की हैसियत के दबाव में आके वर्तमान केंद्र सरकार ने घोषणा तो की है, लेकिन कब करेंगे आज तक इसकी कोई तारीख नहीं आई है। क्या ड्राफ्ट होगा जनगणना का? उस जनगणना के ड्राफ्ट में पिछड़ों का कॉलम होगा कि नहीं होगा? उस पिछड़े के कॉलम में उन पिछड़ों की जो दुर्दशा है आर्थिक तौर पर, उनकी संपदा के तौर पर, उनकी आर्थिक स्रोतों के तौर पे, संपत्ति के तौर पर, रोजगार के तौर पे, सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट सेवाओं में, ये जो तमाम तरीके के सवाल हैं पिछड़ों के, पता नहीं उस जातीय जनगणना का हिस्सा होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन मैं इस मौके पर जब प्लेटफॉर्म दिया है साथी लक्ष्मण जी ने, तो मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ, हमारे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ या समाज में कोई भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके पक्ष में, उनके अन्याय के खिलाफ, उनके पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हम समाजवादी लोग तबीयत से संघर्ष करते रहेंगे। ये हम आज इस मौके पर यहाँ उपस्थित सभी विद्वान साथियों के बीच विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसे मुझे उम्मीद है, हालांकि क्योंकि दबाव पीडीए परिवार का बन चुका है, हो सकता है उस दबाव के चलते ये सरकार स्वीकार करे, लेकिन जैसा जातिगत जैसा एसआईआर के बारे में अनवर साहब कह रहे थे, और जो शंकाएं हैं, डेटा के तोड़ फोड़ करने में तो एक्सपर्टीज है वर्तमान सरकार को, और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, नवीन कुमार जी जैसे कुछ चुनिंदा पत्रकार साथी ही नहीं कह रहे हैं, अब तो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को मानती हैं कि भारत सरकार से सच्चाई का डेटा लेना बहुत कठिन काम है। वो मोटिवेटेड मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन मिलता है। तो ये संकट तो है सामने, लेकिन हमें यकीन है अपने पीड़ित परिवार की एकता के ऊपर, उनकी क्षमता और ताकत के ऊपर, कि हम लोग संघर्ष करके हक, अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये सही है कि आदरणीय राहुल जी ने 2024 के चुनाव आते आते जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन ये सच्चाई को भी आप इनकार नहीं कर सकते। जब जातीय जनगणना के इतिहास पर आप चर्चा कर रहे, अगर कांग्रेस के साथी उस समय चाहते तो 2011 में ही डेटा आने से कोई रोक नहीं सकता था। ये कहीं ना कहीं, अब अनवर साहब वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग तो बहुत नौजवान थे उस समय, और ज़्यादा नौजवान थे, हमें नहीं एहसास है किन किन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा, वो तो आपको एहसास होगा। लेकिन हाँ, पिछड़ों के साथ षड्यंत्र जरूर हुआ, नहीं तो 2011 आते आते जातीय जनगणना हो चुकी, और शायद लक्ष्मण जी आज आपको ये किताब लिखने की आवश्यकता भी नहीं महसूस होती, क्योंकि वो जनगणना नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, हक नहीं मिला, आंकड़े नहीं आए, नीतियां बनाने में कहीं सहयोग और समर्थन जो डेटा का मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ऐसे साथी लक्ष्मण जी जैसे लोग आज मजबूर हुए हैं कि जातीय जनगणना के इतिहास से लेके उसके जो लगातार संघर्ष चला, उस संघर्ष से लेके आने वाली जो समय में ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को लेके साथी लक्ष्मण जी को आज ये किताब लिखने पर मजबूर होना पड़ा। मैं समझता हूँ और 11 में हमारे साथी जाग गए होते तो आज इसकी भी आवश्यकता न पड़ती। लेकिन आज इस मौके पर जब ये किताब की चर्चा हो रही है, और ये किताब केवल किताब तक नहीं है, ये किताब में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें रखी गई हैं, या जो विचार हैं, ये विचार आज देश की ज़रूरत बन चुके हैं।
और कैसे कैसे हथकंडे होते हैं अनवर साहब। जब कई पिछड़े अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो कह दिया जाता है ये लोग जातिवादी हैं। जब यही पिछड़ों पर, दलितों पर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर, आदिवासियों पर उनके हक मारे जाते हैं तो हक मारने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, शोषण करने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, और जिनके साथ शोषण हो रहा है, शोषित हैं, उनको सब जातिवादी ठहरा देते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, तमाम बार आप लोग उस समय लक्ष्मण साथी और इन जैसे कई साथी भी मिले, इसी दिल्ली की सड़कों में आंदोलनकारी के तौर पे थे, और संसद में कुछ चुनिंदा ही साथी थे उस समय विपक्ष के पास। तो उन चुनिंदा साथियों में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़्यादा थी, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने साथियों की मांग पर साथ में खड़ा था। और एक स्टेज वो आई कि 13 पॉइंट रोस्टर का जो मामला था, जो 200 पॉइंट रोस्टर पहले था, 13 पॉइंट लाया गया, 200 पॉइंट लाने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, एक संघर्ष में चर्चा के दौरान मुझे, नवीन भाई तब हम आपके संपर्क में नहीं थे, मैंने कहा कि अगर रोस्टर से, 13 पॉइंट से, रोस्टर से लोगों को इतना प्रेम है तो हम आप सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसी की है तो हमारे आदिवासी भाइयों की है, उसके बाद हमारे दलित भाइयों की है, फिर पिछड़े भाइयों की है। तो मैंने सदन में खड़े होकर कहा था कि रोस्टर को करना है तो उल्टा कर दो, पहला पद हमारे आदिवासी भाई, अनुसूचित जनजाति भाइयों को दे दो, दूसरा पद हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को दो, तीसरा पद हमारे पिछड़ों को दो, फिर चौथा पद रिजर्व करो। तो जब सरकार को लगा और महसूस हो गया कि 13 पॉइंट रोस्टर पर ये लोग नहीं मानेंगे, तब जाके वो अध्यादेश लाए थे। आप सोचिए, सरकार की नीतियां देखिए। मुझे अभी भी याद है, अगर मैं सही याद है मुझे, तो संभवतः मार्च 2018 का हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला था 13 पॉइंट रोस्टर, और सिंगल बेंच के फैसले के बाद सरकार कहीं अपील में नहीं गई और कुछ ही दिनों के अंदर अध्यादेश जारी करके 13 पॉइंट लागू कर दिया था, अगर मुझे सही याद है तो। और आज सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने एक फैसला लिया है, लेकिन उस फैसले पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। कोई अध्यादेश उसके मामले में, नवीन जी, अभी तक नहीं आया है। आप सरकार की मंशा देखिए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला था जो दलित पिछड़ों के विरोध में था, तो अगले ही दिन या कुछ ही दिनों के अंदर, शायद एक हफ्ते के अंदर अध्यादेश लागू करके यूनिवर्सिटियों में भर्तियां शुरू हो गई। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक फैसला लिया जो दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को न्याय और हक दिलाने का है, जो मैं समझता हूँ जनरल कैटेगरी है, उसमें कोई भी अपीयर हो सकता अगर वो उस मेरिट में आता है। ये फैसला मानी सर्वोच्च न्यायालय ने लिया, लेकिन अभी तक अनवर साहब सुनने को नहीं मिला कि केंद्र सरकार या किसी भी प्रांत की सरकार ने, अब तक मैं समझता हूँ लगभग 20 दिन हो चुके होंगे इस फैसले को आए, एक भी अध्यादेश देश के किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। तो मेरे विद्वान साथियों, आप अंदाज लगाइए, ये समाज, जिस समाज के हक और न्याय दिलाने के लिए किताब लिखी गई, इस समाज के साथ कहाँ और किस किस स्तर तक और कितना तक शोषण हो रहा है। आदरणीय अनवर साहब, मैं लगभग 150 से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों का मेरे पास डेटा उपलब्ध है जो लोग जातीय जनगणना में क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में राज्य सरकार रहे और केंद्र सरकार के बीच समतुल्यता तय नहीं की, ये गलती सरकारों की है, लेकिन भोग रहे हैं अभ्यर्थी और परीक्षार्थी। तो अगर इस तरह के जो परिस्थितियां हैं, जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उस पर अगर पूरा चर्चा करेंगे तो जाने किस स्तर पे चर्चा होगी। और हमारे उत्तर प्रदेश की तो कहानियां ही कुछ अलग है। वहाँ की जितनी भर्तियां हैं, 69,000 शिक्षकों में मैं समझता हूँ लगभग 25-30 हज़ार नौकरियों की बेईमानी वहाँ पे कर दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी तरह से अभी कुछ सालों में जितने भी विज्ञापन आए, उसमें
पिछड़ों को कई कई पदों पे जीरो कर दिया। प्राइमरी के भी अगर किसी छात्र से कहोगे कि जरा परसेंटेज निकाल देना, इतने पद हैं, इसमें कितना पिछड़ों का हक बनेगा, कितना दलितों का बनेगा, या हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, जनजाति के भाइयों का बनेगा, प्राइमरी के भी छात्र निकाल देंगे। लेकिन सरकार के बैठे हुए विद्वान अधिकारी, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार के मुखिया पिछड़ों को जीरो करने पे बहुत खुश होते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय से खुश होते हैं, हमारे दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार करने से खुश होते हैं, तो अपने मुखिया को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के विद्वान अधिकारी लेखपाल के पदों में ओबीसी जीरो, और कई पद आए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के आए, पशु चिकित्सा अधिकारी के आए, कई पद आए, उन नौकरियों के विज्ञापन में नवीन जी जीरो। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने जब इन मुद्दों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ साथियों ने सदन के माध्यम से जब उठाए, तो कुछ हद तक सुधार हुआ है। हालांकि अभी हम संतुष्ट इस बात से नहीं कि अभी कोई पूरा न्याय नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि अभी तो विज्ञापन की स्तर है, फाइनल भर्ती करते करते जाने कितने तरीके का न्याय करेंगे। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा कहने में गर्व महसूस करते हैं, वहीं मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि उनके कार्यकाल में इस देश के पिछड़ों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हुआ है। पिछड़े राजनीतिक पदों पे पहले अत्याचार होता था, लेकिन जनता के बीच अपना चेहरे को कुछ ठीक करने के लिए राजनीतिक पदों पे भले ही बैठाए हों कुछ पद लोगों को, लेकिन जिनको बैठाएं कभी उनसे अकेले में जाके पूछिएगा कि आखिर उनकी कहीं चल पा रही है। ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बैठाए गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके केंद्रीय सचिवालय से लेके केंद्रीय प्रेसिड्यूज तक, फिर संघ लोक सेवा आयोग से लेके प्रांतीय लोक सेवा आयोग से लेके आपके डीजीपी हों, चीफ सेक्रेटरी हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हों, जितने भी निर्णय लेने के स्थान हैं, हर स्थान पर दलित पिछड़ों के साथ, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ, हमारे आदिवासियों के साथ लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार चल रहा है। इसलिए ऐसे दौर में जहां हमारे पीड़ित परिवार के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और ये शोषण की पराकाष्ठा का दौर हो, ऐसे समय में साथी लक्ष्मण जी ने जो जातिगत जनगणना की है, जाति जनगणना के नाम पर जो किताब लिखी है, मैं समझता हूँ बहुत सारे वो लोग जो इस मुद्दे से गंभीरता से, गहनता से वाकिफ भी नहीं है, या उस मुद्दे को पूरी गहराई को नहीं भी समझ पाए, मैं समझता हूँ साथी लक्ष्मण जी की इस किताब को जो भी पढ़ लेगा, वो जाति जनगणना के पूरे इतिहास से लेके, संघर्ष से लेके, वर्तमान से लेके और भविष्य में इस पर क्या क्या असर पड़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में निश्चित तौर पे इस छोटी सी किताब को पढ़ के पारंगत जरूर हो जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। क्योंकि लक्ष्मण जी की जो भाषा है वो बहुत सरल भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, कोई साहित्यिक इतना क्लिष्ट शब्द नहीं है जिनका अर्थ समझने के लिए किसी भी सामान्य विवेक के व्यक्ति को भी कहीं कोई दिक्कत हो। ये लक्ष्मण साथी की एक विशेषता है। चाहे इनके वक्तव्य सुनिए, चाहे इनके लेख पढ़िए, किताब भी पढ़ी, प्रोफेसर की डायरी भी पढ़ी लोगों ने, आज जाति जनगणना आ गई है। मैं समझता हूँ इनकी भाषा के कारण और जल्दी और आसानी से ये किताब निश्चित तौर पर लोकप्रिय होगी, यह मुझे यकीन है। और इस मौके पर मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। विद्वता में ये हमसे बहुत ऊपर हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं, इसलिए पूरा आशीर्वाद भी देता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे जूनियर भी हैं और संयोग से अनवर साहब ये हमारे वोटर भी हैं, आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। इनके सहयोग से और इनके मतों से ही मैं संसद में पहुंचा हूं। लेकिन जहां आजमगढ़ के लोगों का एक अपना क्रांतिकारी इतिहास है, तो उस क्रांतिकारी लोगों का वोट लेके जब सदन तक आया हूं, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के जज्बातों का असर, उनके जो तरीका होता है उसका असर कहीं ना कहीं आता ही है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि लक्ष्मण साथी जैसे
और जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हमको भेजा है इस उम्मीद से, या जो इस विचारधारा के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हैं, उनकी उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं, ये मेरा प्रयास होगा। और इस मौके पर एक बार फिर से मैं इनको शुभकामनाएं देते हुए और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, जाति जनगणना को लागू कराने के लिए चाहे जितने स्तर का भी संघर्ष करना होगा उतना संघर्ष करेंगे और सही डेटा को लाने का भी प्रयास करेंगे। और इस डेटा के बाद जो लोगों को हक और न्याय और भागीदारी जो बनती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसको भी लागू कराने के लिए पूरा संघर्ष करूंगा। ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद।